हाँ। इतने सारे शासन जो हुए हमारे भारत में, बहुत सारे राजवंश आए और गए, लेकिन मुगलों ने ऐसे कोई ऐसा उन लोगों ने खासकर हरम में हिजड़ों को रखने की प्रथा बनाई। हाँ, ये मेरा डाउट था। हिजड़ों को प्रथा क्यों बनाई ये डाउट? जी सर। ओके, ठीक है। हिजड़ों को रखने की प्रथा इसलिए बनाई ताकि हिजड़े, हरम में जो स्त्रियां रखी जाती थी वो राज परिवार की स्त्रियां होती थी। कहीं भी स्त्रियां, हरम में ही नहीं, परिवारों में भी अगर स्त्रियां हो, बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, तो ये समाज बड़ा ही अच्छा नहीं है उनके लिए। आप ऐसा नहीं कि अपने बहनों को, अपने बहू बेटियों को किसी भी ऐसे समाज में रखना पसंद करेंगे जहाँ पे बहुत सारे मेल मेंबर होते हैं, या अननोन जगह बॉयज हॉस्टल में डाल देंगे। ऐसा करेगा कोई? कोई प्रेफर नहीं करेगा कि उनको बॉयज हॉस्टल में डाल दो, जब तक कि वो उनके संबंधी ना हो, जब तक कि उनके पति ना हो, या भाई ना हो, या पिता ना हो, या कोई बड़े ही विश्वास पात्र ना हो, तब तक मेल मेंबर्स को फीमेल मेंबर्स के साथ रखना सिक्योर नहीं है, इसमें कोई डाउट है? और मुगलों का पूरा सिस्टम ही सप्रेशन पर, ताकत पर, दबाव पर टिका हुआ था। ताकत से ही वो षड्यंत्र चलते रहते थे भयंकर। आप पढ़ोगे, ये सारा का सारा षड्यंत्रों का ही तो है इनका। तो इसलिए ट्रांसजेंडर को रखा जाता था ताकि यौन अपराध ना हो, यौन अपराध ना हो, मोलेस्टेशन ना हो। और मोलेस्टेशन एक तरफा नहीं है, बहुत बार ऐसा भी होता था कि एक राजाओं की 50 पत्नियां हैं, 20 पत्नियां हैं, 25 पत्नियां हैं, उनमें कुछ पत्नियां खास हैं राजा के लिए, बाकी पत्नियां, ऐसे भी एविडेंसेस हैं कि पत्नियां आई और सैकड़ों साल से हरम में पड़ी हुई हैं, मतलब कई सालों से राजा जी का दोबारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो वहां प्रेम प्रसंग भी पनप सकते हैं ऐसी स्थिति में। हो सकता है राजा जिसको अपना पुत्र मान रहे हो वो पुत्र उनका हो ही ना। तो ये जो खानदान की शुचिता, खानदान की पवित्रता, मुगलिया खानदान काइंड ऑफ थिंग, इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये तो सामान्य सी बात है, अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचोगे तो पता चल जाएगा कि क्यों मेल मेंबर्स को हरम में एंट्री नहीं दी जाती थी जो रॉयल फैमिली का नहीं है। मुगल हरम की छोड़ दो, आप खुद ही अपने परिवार में, मेरी बहन है तो मैं उसके साथ नहीं भेजूंगा मेल मेंबर हो जिसके साथ वो परिचित मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं। हरम तो बड़ी दूर की बात है। और कोई प्रश्न किसी का? उदयपुरी महल, ये औरंगजेब की कॉन्क्यूबाइन थी। कॉन्क्यूबाइन समझते हो ना? रखा है, कीप। औरंगजेब जब बुढ़े हो गए थे तब इनको, इन पे दिला गया था उनका। और ये दारा सिको के हरम की थी ये बेसिकली, डांसिंग गर्ल थी। इनके बारे में डिटेल में मैंने सुबह बताया आपको। कश्मीर से थी ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन थी, जॉर्जिया से या आर्मानिया से आई थी, अर्मेनिया से। तो रेड हेयर था, ब्लॉन्ड हेयर इनका था, और औरंगजेब इन पर फिदा थे, और इसकी वजह से औरंगजेब की दूसरी पत्नियां इनसे जेलसी करती थी। और औरंगजेब का बेटा है मोहम्मद काम बख्श, ये उदयपुरी से ही पैदा हुआ था। बाद में ये शराब पीने लगी, और चित्तौड़ की लड़ाई पर और मेवाड़ की लड़ाई पर जब औरंगजेब गया था तो उसको इसने कंपनी भी किया था। औरंगजेब जब तक मर नहीं गया, उदयपुरी का उसके ऊपर प्रभाव बना रहा, और इसी वजह से कामबख्श की बहुत सारी गलतियों को औरंगजेब ने माफ किया था। हेलो सीता, समृद्धि, स्वीटी, राहुल, करशन। हाँ, दारा की बताया तो मैंने, दारा के हरम में थी, पत्नी नहीं थी, सी वॉज ए डांसिंग गर्ल। नीतू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न?
नहीं, चलिए मेरे पास बड़े प्रश्न हैं। मुगल शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे। वे उन्हें शोरावर्दी सूफी सिलसिले के प्रभाव में लाना चाहते थे। साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। वे उनके विशाल पशुधन को अपने इस्तेमाल के लिए हासिल करना चाहते थे। ये PYQ है। ओके समृद्धि, हाँ कल ये बता रहा स्पेशल क्लास चलेंगे, कल से YouTube क्लास चलेगा, ठीक है? तो YouTube सभी ने ज्वाइन करना है। ये सेम ही टॉपिक चलेगा, मुगल कल्चर जो चल रहा है। PhD कोर्स वर्क लेना कंपलसरी होता है, जरूरी ही नहीं, कंपलसरी। साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उसको स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। जो लोग नए आए हैं उनको मैं फिर से बता दूं, अप्रैल मंथ के लिए इसको ग्रुप में मैंने शेयर भी किया है। स्पेशल क्लास दो तरह की होती है। पहला स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी ऐप पे होता है, ये मेरी महीने की 8 घंटे की क्लासेज होती है। दूसरा स्पेशल क्लास YouTube का होता है और ये मेरी महीने की 7 घंटे की क्लास होती है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और एक और ग्रुप है मेरा कम्युनिटी ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप में सभी लोग हैं। ये दोनों क्लास आज से शुरू हुई है 8 बजे सुबह, पूरे अप्रैल भर चलेगा। अनअकैडमी की आज पहली क्लास शुरू हुई है, सेम टाइमिंग। कल YouTube की है, कल परसों 9 बजे तक 4-5 लगातार YouTube की। अब इन एक घंटे को मैंने एक क्लास को कर दिया है 45 मिनट का, ठीक है? ताकि अनअकैडमी की 10 क्लास बन जाए और YouTube की 10 क्लास बन जाए, यानी टोटल 20 क्लासेस। तो लगभग ये 1-2 दिन छोड़ के या संडे छोड़ करके पूरे महीने डेली चलेगी। हाँ, कम्युनिटी ग्रुप का मैं लिंक शेयर करता हूँ। ये सुबह 8 बजे की क्लास थी। इट वुड नॉट बी द रिपीटिशन ऑफ एनी ओल्ड क्लास, इट वुड नॉट बी द just a formality. No, it will be very serious and for your examination very efficient. ये इसका लिंक है, कम्युनिटी ग्रुप का। इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा सुबह 8 बजे। एक बात बताओ, जो कम्युनिटी ग्रुप को देखते रहते हैं उस पर टच करने से वो रीडायरेक्ट होता है? नेट रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। इस लिंक पे क्लिक करके सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो भी मेरे अपडेट्स होंगे वो आते रहेंगे। नहीं, दोनों का टाइमिंग 8 बजे है। जिस दिन अनअकैडमी होगा उस दिन YouTube नहीं होगा, जिस दिन YouTube होगा उस दिन अनअकैडमी नहीं होगा। मतलब दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते। स्पेशल क्लास होगा फिर YouTube, मतलब विषय वही रहेगा, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, कभी YouTube पे कभी अनअकैडमी। सुबह की 8 बजे वाली टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, आज हुई है उसको देख लीजिए। इसमें जो टेक्निकल और कुछ ऐसी चीजें जो आपको यूजुअली विशेष डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, स्पेशल इलेबोरेशन चाहिए उसमें, वो हम डिस्कस किया करेंगे। ये कम्युनिटी ग्रुप सभी ज्वाइन करना है। नेहा स्पेशल क्लास जो होती है उसका उद्देश्य है वहां पे बस समझाना। आप लोग प्लस पे हो, आपको तो PPT की जरूरत ही नहीं है। PPT तो आपको यहाँ मिल जाएगी। जब मैं मुगल कल्चर पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें पढ़ाऊंगा ही। वहां उद्देश्य है किसी चीज को क्लियर करना। और अगर उस PPT को डाउनलोड कर लो जो मैंने हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन तो डाउनलोड हो ही जाएगी ना, वो सारी चीजें लिखी हुई है वहां। कोई बात नहीं पूजा, तुम कोर्स वर्क जिनकी कोई कंपल्शन है उनके लिए क्या कर सकते। निम्नलिखित से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके रचयिता ने उसको जहांगीर को भेंट किया था? ये सारे PYQs हैं जो मुगलों के आए हुए हैं। मासरुल उमरा, तास्किरातुल उमरा, अखबारुल अखयार, ज़खीरतुल क़वानीन। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप नोट कर लो साथ साथ।
नोट बनाना इज बेस्ट। अखबारुल अखयार, अखबारुल अखयार जैसे अखबार कोई एक नहीं होता, डेली अखबार नए नए आते हैं। तो सूफी तास्किरा, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है इसके राइटर। हेलो मौली, निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई थी? शहजादा मुराद, शहजादा खुर्रम, ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान, अब्दुल रहीम खान खाना। ये कम्युनिटी है, इस पे ज्वाइन कर लो ऐप में। अब्दुल रहीम खान। शाहनामा के राइटर कौन है? फिरदौसी। ये फारस के शासकों की जीवनियां है, इसी में अफरासियाब वंशज का उल्लेख। तो शाहनामा की एक चित्रित प्रति बाबर ले आया था फारस भारत, और 20 साल तक मुगलों के पुस्तकालय की शोभा ये बढ़ाती रही। यही शाहनामा को अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी लंदन भेजा है, अभी लंदन के संग्रहालय में। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसकी एक और कॉपी तैयार करवाई थी। फिरदौसी को फारस का होमर कहा जाता है। जिस तरह होमर ने बिना देखे महाकाव्य लिखा है, होमर तो अंधा था, इसी तरह से फिरदौसी भी बिना भारत आए भारत के बारे में लिखा हुआ। तो बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में 2 चित्रकारों का उल्लेख किया है जिन्होंने इस प्रतीक को तैयार करवाया था, इस पे काम किया था। एक है बिजात और दूसरा है शाह मुजफ्फर। कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? पीटर मंडी, मैंड्रिक, बर्नियर और मनुची, ट्रेवेनियर और फायर, मास्टर स्ट्रेंसम और जॉर्ज रॉक्स। ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब बेल्ट ड्राइव की बात हो रही है तो बेल्ट ड्राइव को ही यूज करेगा जो ऐसे व्यापार से जुड़ा हुआ है। पत्थर तराशना यानी हीरा तराशना। तो ये बेल्ट ड्राइव है, इस पे हीरे को शार्प करते हैं। तो ट्रैवल्स इन इंडिया किसकी रचना है? ये ट्रेवरनियर की रचना है, अल्बरूनी। एक फ्रेंच यात्री है ट्रेवरनियर, जो 7 बार पूरे विश्व की यात्रा किया था। इसमें 6 यात्रा सिर्फ भारत की किया था।
पेशे से जौहरी था और शाहजहां के टाइम में भारत आया था, औरंगजेब के भी टाइम में आया था और शाहजहां के भी टाइम में आया था। ट्रेवल्स इन इंडिया इसने 1676 में लिखा है, और हीरे का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार और खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। ट्रेवर नियर में, समझ गए? मुगल काल के प्रवचनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किए जाने वाला आज्ञा पत्र, इस पर राजकीय मोहर की जरूरत नहीं होती थी, ये सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में दिए जाते थे। प्रवाचा का मतलब होता है नोटिस या ऑर्डर्स, ऑफिस ऑर्डर। मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए प्रवाचा जारी नहीं किए जाते थे। इसमें सही क्या है? आप लोगों में से कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि मुगल इंडिया तो हमने लगभग पढ़ लिया, जहांगीर शाहजहां तक, और ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इससे तो कहीं मुलाकात है नहीं हुई बीच में, है ना? आ क्यों नहीं रहा? आपने मुगल काल का अभी तक राजनैतिक इतिहास पढ़ा है? राजनीतिक इतिहास में केवल राजनीतिक पक्ष के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत सांस्कृतिक धार्मिक उसमें शामिल है जो कॉन्टेक्चुअल है, उस कॉन्टेक्स्ट में। ये मुगल कल्चर से है। मुगल काल का जब सांस्कृतिक इतिहास आप पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगी। अब मुगल काल का सांस्कृतिक इतिहास कुछ हम प्लस में कराएंगे और कुछ स्पेशल में भी कराएंगे। जैसे आज मैंने दारा सिकों के बारे में कुछ शुरू किया था, तो ये आपके लिए प्लस है, उस चीज को भी वहां से भी लेना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर मुगल को ही डीपली मैं करा लूं तो 1 साल मुझे चाहिए, 2-2 क्लास, 1 क्लास नहीं 2 क्लास, 1.5 घंटे की पूरे 1 साल मुगल को कवर करने में, कल्चर और पॉलिटी और सारी चीजें। और इसी तरह से सल्तनत को भी कवर करने में 1 साल चाहिए, यानी मिडिवल के लिए 2 साल चाहिए, उतना साल हमारे पास है नहीं। ओके संजय, कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ योर मदर। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कम समय में सारा का सारा सिलेबस कवर करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पेशल क्लास में सभी रहेंगे। हाँ जी, प्रणाम सर। सर ये स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास, ये सब जो सर क्लास होती है, ये अनअकैडमी का ऐप जो अभी बता रहे थे सर, तो ये अभी जिसपे हम क्लास कर रहे हैं सर, ये अनअकैडमी का ऐप हुआ, इसमें तो सर शेड्यूल दिया हुआ है कि 6 बजे से आपका डेली क्लास होगा। और सर अभी जैसा समझा रहे थे कि मतलब मुगल कल्चर जो है आप यूट्यूब पे भी पढ़ाए हैं या फिर स्पेशल क्लास में, तो वहाँ से हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? टाइम का तो हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन आता नहीं है, तो हम लोग क्लास मिस तो हो जाता है सर। नहीं, जैसे कि प्लस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास इसलिए आता है क्योंकि प्लस क्लास में आपने एनरोल किया। जी सर। इस क्लास में पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने कल रात को, कितने लोगों ने एनरोल कर लिया रात को? एनरोलमेंट सारा का सारा उस पे लिंक मैंने डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर दिया। उसमें जाकर के हर एक लिंक को खोलिए, 8-10 क्लासेज हैं, और उसमें नीचे जो ऑप्शन होगा एनरोल्ड, सारी क्लासेज में आप एनरोल कर लीजिए, तो सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन जैसा आपका प्लस क्लास का। तो वो सर कहाँ से मिलेगा एनरोल करने के लिए? ये जो ग्रुप है ना आपका, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप, जी, इसमें भी मैंने डाला। अच्छा, वहाँ भी तो वो ग्रुप सर अभी जो लिंक दिए थे वो तो सर मिस मतलब रहेगा नहीं ना, उसको टच किए थे हम, तो आपका सारा डिटेल्स आया, तो अभी उसके बाद फिर वो लिंक हमको क्या वो ऑप्शन हो गया मेरे में? क्या हो गया? अभी सर आप 2 लिंक शेयर किए थे, ये ऊपर पिन किया हुआ है, ऊपर ये कमेंट का जो है उस पे ऊपर पिन किया हुआ है, तो उसको सिर्फ टच करने से सर वहाँ चले जाएंगे, है ना? उसको टच करने से लिंक ज्वाइन हो जाएगा, उसको टच करिएगा तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे, फिर कम्युनिटी खोलिएगा, उसमें सारा लिंक मैंने डाला हुआ है। जी, मैं बता देता हूँ, ये यूजीसी नेट सेट का है ना ग्रुप,
जी सर, जी सर। ये नीचे वैदिक काल से गुप्त काल तक समाज व संस्कृति दिख रहा है, उसके नीचे लिंक दिख रहा है। जी सर। लिंक को टच कीजिएगा तो खुल जाएगा, वहाँ एनरोल कर लीजिए। फिर नीचे मुगलकालीन व्यक्तित्व भाग 1, मुगलकालीन व्यक्तित्व भाग 2, सल्तनत काल के महत्वपूर्ण तथ्य, सल्तनत कालीन इतिहास, ये सब चीजें ऐसे पूरी पूरी लिस्ट है नीचे तक। ठीक है ना? यस सर। इसमें मुगल हाँ आधुनिकता भाग 2, मनसबदारी व्यवस्था सार संक्षेप, यस सर। नीचे सबके लिंक दिया हुआ है। ये कम्युनिटी ग्रुप में सर जाकर से करना हाँ, पड़ेगा? ग्रुप में 1-2 मैसेज ऊपर है ये। सबसे ऊपर लिखा है एनरोल इन फ्री क्लास एज फॉलोज, 8 AM डेली 45 मिनट्स स्पेशल इन यूट्यूब। यस। और सर प्रॉब्लम तो ये होगी कि 8 AM तो हमारा सर स्कूल का टाइम होता है, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको बाद में देख सकते हैं ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप जब चाहो तब देख सकते हो। ओके सर, तो आज कम्युनिटी ग्रुप में जाकर के उसको इनरोल कर लेना है? हाँ, और कम्युनिटी ग्रुप में हमेशा बने रहना है। उस पे जो भी स्पेशल क्लास हो, कोई भी क्लास स्पेशल हो प्लस हो, मैं पहले उसको लिंक कम्युनिटी ग्रुप में डालता हूँ, फिर मैं क्लास पे आता हूँ। ठीक है? यस। जी सर, जी थैंक यू सर। ओके। मुगल बेगमों को मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं ऐड करूंगा। यहाँ देखो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का कुछ मिसयूज भी हुआ है किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा, तो यहाँ अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है। आई कैन नॉट शेयर द लिंक ऑफ व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर। ठीक है? बीच में पता नहीं क्यों कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ, मुगल हरम में जो स्त्रियां होती थी, सैलरी भी कह सकते हो उनको, पॉकेट मनी भी कह सकते हो। और दूसरी बात यह है कि वो कुछ स्त्रियां उनमें से प्रशासनिक कार्यों में भी रहती थी, वो वेली नहीं बैठी रहती थी खाली। चिनू जहां जहां रोशनारा, जेबुन्निशा, मेहरुन्निशा, महामनगा, जीजी अनगा, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये लोग वजीर वगैरह भी हुआ करती थी मुगलों की। राजकीय पत्र जारी करने के टाइम पे मुगल की मुहर लगाना तो कंपलसरी थी ना। अच्छा, अभी उसको हम डिस्कस करते हैं, अभी तो बात ही नहीं थी। नहीं, स्त्रियों ने पहले नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उनमें से जिनका जेआरएफ हो गया उनको मिलना शुरू हुआ। सभी को थोड़ी ना मिला, कॉमन सेंस की बात। पूजा बार बार चला जा रहा। देखो, आप लोग में से कभी किसी ने स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में काम किया है ना? काम किया होगा तो बहुत बार कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है और लिखा होता है नीचे, और यहाँ पर सिर्फ साइन होता है, स्टैंप नहीं होता, सिग्नेचर होता है। हाँ, नीचे लिखा रहता है ऑफिशियल प्रिंसिपल, बट राजकीय मोहर नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफिशियल लेटर हेड पे आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क इशू है पूरा, तो परमाचाओं से कहते हैं, इस पर जरूरत नहीं होती थी राजकीय मोहर की, और सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में भी जारी किए जाते थे। और मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए परवाचा जारी नहीं किए जाते थे। कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर होगा, कोई भी ऑफिशियल काम होगा, उसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर जरूर आएगा। और खासकर सैलरी देना इज द मोस्ट ऑफिशियल थिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। समझ गए? इसलिए गलत। दाग प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थी
चाहे वो साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हो, उन्हें अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवारों को पहचान के लिए लाना होता था। यदि वे बल्ख और बदख्शां में नियुक्त होते थे, तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। बल्ख और बदख्शां से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाया जाने लगा। औरंगजेब काल के उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासत सियाक से ने इन नियमों की पुष्टि की है। इनमें क्या सही है? डाउट क्लियरिंग सेशन में इन प्रश्नों को क्यों रखा? कौन बताएगा? बताओ। मत रो। इसलिए रखा कि जो मैं कहता हूं मुगल कल्चर, उसका क्या मतलब है? वो सारी बातें तो है ही है। कल्चरल हिस्ट्री इज डिफरेंट, और ये सारे कल्चरल हिस्ट्री से ही हमने क्वेश्चन लिए। अब आते हैं मुद्दे पर। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में जागीरें थीं, चाहे वो साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हों, उन्हें अपने सवार ओहदे के 1/3 के बराबर घुड़सवारों को पहचान के लिए लाना होता था। ऐसा कोई नियम नहीं था। इसलिए ये गलत है। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ नहीं पता, नथिंग। लेकिन किसी के पास अगर 1000 घुड़सवार हैं, 1000 घोड़े हैं, तो इसमें से सिर्फ 333 घोड़े को ही पहचान में लाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? दाग और चेहरा के लिए लाना पड़ेगा? ये कोई बात है? खुराकी दब्बे खुराकी हम 1000 घोड़े को दे रहे हैं, सिर्फ 333 को ही लाना पड़ेगा? बाकियों को एग्जाम्पशन क्यों मिला? इसको थोड़ा सा गहराई से कॉमन सेंस लगाओगे, अगर नहीं पता है तो ही पता चल जाएगा कि ये गलत है। हाँ, बल्ख और बदख्शां में नियुक्त होते थे तो सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना था। बल्ख और बदख्शां इज फार अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत दूर है, और जितना वो पहचान के लिए मस्टर के लिए मुगल आगरा लेकर के आएंगे, रास्ते में घोड़े मर जाएंगे। बल्ख और बदख्शां यहाँ है, हजारों किलोमीटर की दूरी पे है। बाद में इस इलाके में ये सब नियम कर दिया गया सभी के लिए। खुलासतुल सियाक में इसकी पुष्टि होती है। अकबर ने दाग प्रथा कब शुरू किया था? कौन कौन बताएगा? दाग प्रथा के अंतर्गत घोड़े पर शाही मोहर का चिन्ह और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था, और एक परंपरा थी तस्फीहा, सैनिकों का हुलिया रखा जाता था, हर सैनिक का। और अकबर के टाइम पीरियड में हर घोड़े के साथ सामान के लिए मनसबदार के वेतन में से 1 महीने का वेतन काट लिया जाता था। इसको कहते थे खराक के दब्बाब। या रसद खुराकी।
इन स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। चश्माए नूर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, इनकी एक बेगम शाही मस्जिद लाहौर। अब ये किसकी है वो जानने से ही पता चलेगा, इसलिए डेट की जरूरत नहीं है, डेट याद रखोगे। बेगम शाही मस्जिद लाहौर किसका मकबरा है, किसके लिए बनाया गया? जहांगीर की माँ के सम्मान में जहांगीर ने बनवाया था 1611 से 14 के बीच। चश्माए नूर अजमेर, ये जहांगीर ने अपने लिए बनवाया। चश्माए नूर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जहांगीर का नाम था नूरुद्दीन, और ये बना है 1645 में। बीबी का मकबरा तो सभी जानते हैं, राबिया उद दौरानी का मकबरा है औरंगाबाद में। औरंगजेब की बीबी थी 1678 में। ताजमहल का नकल है ये। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता का है, गयास बेग का। एतमादुद्दौला उनकी उपाधि थी। 1626 में ये बनी हुई पहली बार पिटकैडुरा पूर्ण संबोधन का प्रयोग है मुगल काल। भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखें। एबे कैरे, ट्रेस एबस्टीन, मैनरिक, जमेली करेरी, पेट्रा डेला वाले। हाँ, जोधा बेगम की ही तो बात है, जहांगीर की माँ तो वही थी ना। इन लोगों के बारे में बताऊं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। एबे कैरे का टाइम पीरियड है 1636, और उसने किताब लिखी है। अब 1636 आपको अंदाजा लग गया होगा किसके टाइम पीरियड में भारत आया था।
इसकी किताब का नाम है द ट्रैवल ऑफ एबे कैरे इन इंडिया एंड नियर ईस्ट 1672 to 74। फ्री सेबेस्टियन मैनरिक, इनका टाइम पीरियड है 1628 से लेकर 29। ये पुर्तगाली चर्च भारत में कितने बने उसका निरीक्षण करने आया था। ढाका पहुंचा, हुगली में रहा, कोचीन और बंगाल की यात्रा की। जमेली करेरी 1695, ये 1693 में दुनिया का यात्रा करने निकला था, भारत 1695 में पहुंचा। यानी नेपाल से यात्रा शुरू किया, में से कॉन्स्टेंटिनोपल, एब्रोन, एस्फान और भारत आया। और पेट्रा डेला विले 1622, ये इटली का यात्री था। 1622 में सूरत पहुंचा और खंभात, अहमदाबाद, गोवा, कालीकट की यात्रा की। इस गद्यांश को पढ़िए। तिमारिक्स गवर्नर और राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से समस्या को इस प्रकार देखते हैं। इस भूमि की अपेक्षित अवस्था हमारे लिए बेचैनी का कारण क्यों बननी चाहिए, और इसे उपजाऊ बनाने के लिए अपना धन और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम एक पल में इसे वंचित किए जा सकते हैं और हमारा परिश्रम का लाभ न हमें मिलेगा, न ही हमारे बच्चों को। इस मिट्टी से जितनी उगाही कर सकते हैं उतनी कर लो। हालांकि किसान भूखे मरेंगे या पलायन करेंगे, हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो जब आदेश होगा इसे छोड़कर कहीं और भटकने के लिए चल देना होगा। पढ़ लिए सभी लोग। ये टिप्पणी किस यूरोपीय यात्री ने की है? बाबरी, बैप्टिस्ट, ट्रेवेनियर, बर्नियर, क्यूनो। बर्नियर ने की है। बर्नियर ने किताब लिखी है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रिमर्टस के उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? मनसबदार, जागीरदार, इराजेदार, सूबेदार। अब इसमें लैंड से किसका वास्ता है, क्योंकि जमीन के की ही बात हो रही है, किसानों की बात। जागीरदार की बात हो रही है। जागीरदारी व्यवस्था पता है ना क्या होता है? मनसबदार को अगर सैलरी की जगह लैंड प्रॉपर्टी देते थे तो उसे जागीरदार कहते थे। जागीरदार का एक और नाम हुआ करता था तियुलदार। जागीरदारी प्रथा की शुरुआत हुई अकबर के टाइम पीरियड में। मनसबदार और जागीरदार के बीच एकमात्र डिफरेंस ये है, जिन्हें कैश सैलरी मिलती थी ये थे मनसबदार।
और जिन्हें सैलरी लैंड के रूप में दे दी जाती थी। लैंड को ही जागीर कहते हैं। मतलब वो मनसबदार जिनकी सैलरी लैंड में थी, जागीरदार थे। वो जागीरदार जिनकी कैश सैलरी थी, वो मनसबदार थे। किस इतिहासकार ने इस टिप्पणी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण है। अब किसने पीजेंट्स पे काम किया है मुगल काल में, और उसने ये थ्योरी दी है कि पीजेंट्स की जो स्थिति गिरती चली गई, उससे मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। हाँ, सब जागीरदार मनसबदार हैं, लेकिन सब मनसबदार जागीरदार हैं, बिल्कुल सही। इरफान हबीब ने कृषि संकट सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसमें यह कहा गया है कि किसानों की जो हालत गिरती चली गई, उसने ही मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया। और कहते हैं कि कागजों में जागीर की आय, पेपर्स में, उनकी वास्तविक आय से अधिक दिखाई जाती थी, जो कि ऐसी होती नहीं थी। और इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए किसानों पर अत्याचार किए जाते थे। लोग खेत छोड़ छोड़ करके भाग जाते थे, और इससे कृषि संकट उत्पन्न हुआ। कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है। और मैं इस पे क्या बता रहा था कि कागजों में जागीर की आय अधिक दिखाई जा रही है, तो जागीरदार को कहा जा रहा है कि आपकी क्योंकि आय बहुत ज्यादा, इनकम बहुत ज्यादा है, तो उसी की तुलना में आप सैनिक रखिए ज्यादा जमींदारों से, ये उम्मीद की जा रही है। अब जमींदार ज्यादा सैनिक तो रख रहे हैं, लेकिन वो भरपाई वसूल है किसानों से। और इसी जागीरदारी व्यवस्था के दोष को फर्दर दूसरे एंगल से एक्सप्लोर किया है सतीश चंद्रा ने। उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना है जागीरदारी संकट। जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं। मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी। औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई थी। जागीरदार राजस्व की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, और जहांगीर ने स्थायित्व के लिए अल्तुन तमगा जागीरों की स्थापना की। नहीं, स्थायी और पुश्तैनी नहीं बनाएंगे कभी भी। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जतरूप को शाही से मिलने गया? अभी कल ही बताया आपको। बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर।
चतुर्थ गोसाई वाला एपिसोड तो भी कल परसों डिस्कस किया है। वेदांत दर्शन से जहांगीर प्रभावित। हालांकि अकबर भी मिलने गया था इनसे। अकबर का दूध भाई था अजीत कोका, ये भी मिलने गया था, जहांगीर भी मिलने गया था। हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल। इनको कालांतरण व्यवस्थित कीजिए। शाहजहानाबाद में साहिबाबा बगीचे का निर्माण किसने करवाया, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में यूज किया जाता था? नूरजहां, रोशन आरा, जहां आरा, जैनपुर निशा। नहीं, बेगम का मैरिज से संबंध नहीं है। बेगम का मतलब वाइफ नहीं होता। बेगम एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स होता है, जैसे जी लगाते हैं ना लास्ट, सर जी, ऐसे ही बेगम। जहारा को इनफैक्ट बेगम साहब कहा ही जाता था। या इसका एक और नाम प्रसिद्ध था, पातशाह बेगम। इसका टाइम पीरियड बताया तो था मैंने। अकबर का मकबरा का निर्माण हुआ था 1605 ईस्वी से लेकर के 13 तक। गोल गुंबद का निर्माण हुआ था, मोहम्मद आदिल शाह ने किया था 1627 से लेकर के 57 ईस्वी तक। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुआ 1570 से 85 के बीच। और चार मीनार का निर्माण हुआ, कुली कुतुब शाह ने किया 1591। समझ गए? ये शाहजहानाबाद जब एक्चुअली दिल्ली दिल्ली का जो लाल किला है ना, यही है। ये शाहजहां ने लगवाया था, तब दिल्ली ऐसी हुआ करती थी। चार दीवारी से घिरी हुई है और
ये लाल किला है, ये यमुना नदी है साइड में। राजस्व शब्द सूची और आधुनिक अर्थ। अलख, बुदो, नाबो, इदरारात, इमला। इनको सुमेलित कीजिए। पेंसिल स्केच, हाँ एक आइडिया है वो, इस तरह का रहा होगा। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? दशवंत, मीर सैयद अली, सरवन और बसावन। कहार, कहार पालकी उठाने वाला। ये तो हिंदी फिल्मों के गाने में भी आता है ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख तो कहार। ये दशवंत एक प्रसिद्ध चित्रकार था, अबू शमद, इसका शिष्य था ये, और ये बाद में पागल हो गया और सुसाइड कर लिया। ये दशवंत की एक पेंटिंग है जो उसने बनाया है। पेंटिंग भी कुछ पागलों वाली ही लग रही है। नीचे आग जल रहा है, ऊपर ये धनुष लेकर के खड़ा है। कलाकार और इनकी उपाधियों को सुमेलित कीजिए। अबू शमद, अबुल हसन, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद मंसूर। शीरीन कलम, जरीन कलम, नादिर उल असर।
तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है। भले ड्रॉप फर्स्ट, एकता सेकंड, हर्षित थर्ड, मुनमुन समृद्धि, कविता अर्चना, मौली सात्विक और सृष्टि। 9 बजे वाली क्लास में आज हम करेंगे PYQ, सारे पेपर 1 के क्वेश्चंस का, नॉट ओनली फॉर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड नॉट ओनली ऑफ DI, सभी का करेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 की क्लास भी 9 बजे सब लोग अटेंड करेंगे। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं रात 9 बजे और फिर कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। है।